नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई के वन दरोगा के इस एमसीक्यू बैच में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या नहीं? पढ़ते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार वन दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि इस बार अगर किसी विद्यार्थी ने नई भी तैयारी शुरू करी है, अभी अभी कुछ ही समय पूर्व पढ़ना शुरू करा है, तो भी उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जीके के सब्जेक्ट्स आने नहीं है। तो जो पिछले कई सालों से जो विद्यार्थी जीके में महारत हासिल करके बैठे हैं, उनके मुकाबले आप बराबर के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। तो बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपको बस अच्छा सा मैटर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब सारी जान आप लगा दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना। चलिए मैं सीधे आज का प्रश्न प्रारंभ करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाला घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या जल वाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हरित गैसेज हैं, जिसमें से सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाला घटक जल वाष्प है। इसकी मात्रा वायुमंडल में लगातार बदलती रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, जल वाष्प के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है। बिल्कुल सही। जितनी ऊंचाई पर हम चले जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जलवाष्प में कमी आती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जलवाष्प में कमी आती जाएगी। पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। कल हमने चर्चा करी थी, सूर्य से आने वाली किरणें लघु किरणें कहलाती हैं, और जो पृथ्वी से परावर्तित होकर के जो किरणें जाती हैं वे दीर्घ किरणें कहलाती हैं। और यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है। और जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात यह भी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। यह भी आपका सही हो गया। जबकि मानव जल वाष्प के उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मानव जल वाष्प के उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। मानव जल वाष्प का उत्सर्जन तो करता है, किंतु उतनी मात्रा में उत्सर्जन नहीं करता जिससे वातावरण में उसकी मात्रा या उसकी सांद्रता में कोई खास परिवर्तन आए। जो जलवाष्प में परिवर्तन आता है वो सभी प्राकृतिक कारणों से आता है, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण आता है। तो इस मानव का इसमें प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं। हालांकि मानव का योगदान है अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी तो मानव की वजह से ही होता है। तो मानव अपने दैनिक कार्यों में इसका उतना ज्यादा उत्सर्जन नहीं करता। तो मानव जलवाष्प के उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, यह कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उन सभी में सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग 60%। मीथेन का आता है लगभग 20%। तो ध्यान रखिएगा 60% किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं? मीथेन जो कि एक हरित गैस है, जिसका वैश्विक तापन में योगदान लगभग 20% के बराबर है, उसका उत्सर्जन कई कारणों से होता है। जैसे कि दीमक जो है, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करती है, लकड़ी का पाचन करती है, और जब वो सेल्यूलोज खाती है तो इस क्रम में उसके द्वारा मीथेन का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार चारा खाने वाले जो जानवर होते हैं वे भी सेल्यूलोज का पाचन कर रहे हैं, तो उनके पेट में भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। यानी कि दीमक और जुगाली वाले जानवर मीथेन के उत्सर्जन करता है। जबकि बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में जब पानी भर जाता है तो वहां भी जो गैस उत्सर्जित होती है वह गैस मीथेन है। कोयले की खान के आसपास यदि नदी है और अगर खान में मॉइस्चर या नमी आती है तो वहां भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यानी उपरोक्त सभी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस लाफिंग गैस भी कहलाती है? आसान सा प्रश्न है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस भी
कहते हैं। अगला है भारत द्वारा काला कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए काला कार्बन होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, उपला हो गया, तो इनका हम घरों में, हम गांव में आजकल, अब तो कम हो गया है काफी, लेकिन पहले गांव में बहुत ज्यादा इस पर भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल होता था। और अपूर्ण दहन जो होता था, पूरी तरीके से जल नहीं पाता था, अपूर्ण दहन की वजह से काला कार्बन का निर्माण होता था। आपने देखा होगा कालिक सी जम जाती है, तो काला कार्बन को कालिक भी कहते हैं, कालिक भी कहते हैं। अगर आप पुराने जमाने के गांव वगैरह में जाओ, जहां पर मतलब आज भी होते हैं, मैं वो नहीं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पहले इसका प्रयोग ज्यादा होता था। तो गांव वगैरह में जाते थे तो जो किचन होती थी जहां पर खाना पकाया जाता था, आप देखते थे पूरी छत काली पड़ जाया करती थी, तो उसका कारण भी काला कार्बन ही था। तो काला कार्बन को कालिक के नाम से भी जानते हैं। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट सूर्य। प्रोजेक्ट सूर्य के तहत सोलर कुकर, सोलर लैंप आदि बांटे गए थे, बायोगैस प्लांट गांव-गांव में लगाए गए थे। तो काला कार्बन की कमी के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो है प्रोजेक्ट सूर्य। एक और योजना आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे जाते हैं गांव की महिलाओं को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, वह क्या कहलाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पौधे, और कार्बन जो है पौधों के माध्यम से, पौधों की जड़ों के माध्यम से होते हुए मिट्टी में चला जाता है। तो इस कार्बन को क्या कहते हैं, तो इस कार्बन को कहते हैं ग्रीन कार्बन। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा न बढ़े वायुमंडल में, इसके लिए हम सभी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पौधे लगाने हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे और कार्बन निकल करके मिट्टी में संग्रहित हो जाएगा, यानी कि नेचुरल कार्बन कैप्चरिंग प्रोसेस हो जाएगी, और वह कार्बन पौधों के लिए लाभदायक भी होगा। उसे ग्रीन कार्बन के नाम से हम जानते हैं। चलिए भारत में सीसीएस यानी कार्बन कैप्चर स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज होता क्या है। तो कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज ये है कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को जियो इंजीनियरिंग तकनीकी की मदद से, जैसे पावर स्टेशन, फैक्ट्री आदि से जब ये निकलता है, पकड़ करके भूमि के नीचे दफना दिया जाए, यानी कि इसको वायुमंडल में न मिलने दिया जाए CO2 को, और जो वायुमंडल में मिल चुकी है उसे भी पकड़ करके भूमि में दफना देना, इस प्रोसेस को कार्बन कैप्चर स्टोरेज कहते हैं। ये वायुमंडल से CO2 को कम करने के लिए बेहद मददगार तकनीक है। और भारत में जो मंत्रालय इस तकनीक को, जिस मंत्रालय की देख रेख में ये तकनीक क्रियान्वित की जाती है, वो कौन सी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हालांकि इस मंत्रालय के द्वारा नहीं पकड़ा जाता, पकड़ने के लिए तो कंपनियां होती हैं ना, तो वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैसे कि ONGC हो गई, नालको हो गया, आपका NTPC हो गया, भेल हो गई, साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जैसे कि टाटा पावर हो गई, रिलायंस पावर हो गई। ये वे कंपनियां हैं जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज में एक्टिव हैं, लेकिन जिस मंत्रालय के अधीन ये प्रोसेस चलाई जाती है वो मंत्रालय कौन सा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आसान सा प्रश्न है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बार बार हम इस पर चर्चा करेंगे। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके अलावा ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, और एक हो जाता है दोस्तों N2O। ये सभी जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। आसान सा प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है और इतना दुख होता है दोस्तों उसको लेकर के कि आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। जब सिलेक्शन रुकता है ना तो हमें लगता है कि काश हमने उस दिन ये प्रश्न सही कर दिया होता।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आया हुआ है आपका यूपी पीसीएस प्री 2015 में, यूपी पीसीएस प्री 2015 में प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए ये सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं, पर इसमें से ये जो तीन है, ऊपर के तीन, ये खगोलीय सिद्धांत हैं, जबकि ये सौर किरणित ऊर्जा खगोलीय सिद्धांत नहीं है। खगोलीय सिद्धांत मतलब ग्रह और उपग्रहों की स्थिति से संबंधित, ग्रह एवं उपग्रहों की स्थिति से संबंधित। अगर कोई सिद्धांत होगा तो उसे हम खगोलीय सिद्धांत की गिनती में रखेंगे। अब देखिए पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, यानी कि पृथ्वी जो है अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करती है, और इस पृथ्वी की स्थिति के कारण कई जलवायु में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो ये खगोलीय सिद्धांत है। इसी प्रकार पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तीव्रता 23.5 डिग्री पर जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ये भी मौसम के बदलने में, जलवायु के परिवर्तन में एक आपका जो है एक्टिव रोल प्ले करती है, तो ये भी एक खगोलीय सिद्धांत है। साथ ही विषुव अयन, उपसौर और अपसौर की घटना, पृथ्वी का सूर्य से नजदीक या दूर स्थित होना, यह भी एक खगोलीय घटना है। जबकि सौर किरणित ऊर्जा सूर्य के विकिरण है, और इसे हम खगोलीय सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं रखते। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सौर किरणित ऊर्जा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सही नहीं है। काले एवं भूरे कार्बन से अलग ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। देखिए काला और भूरा कार्बन जो होता है वो CO2 बढ़ाने में मदद करता है, जबकि ग्रीन और ब्लू कार्बन CO2 एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हरित गैसों का अधिग्रहण करने का कार्य करता है, मददगार है ये। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला है, ब्लू कार्बन आवास में मैंग्रोव, लवणीय दलदल, समुद्री घास और समुद्री खरपतवार आते हैं, बिल्कुल सही है। दीर्घ तरंग दीर्घ हरित गैसों से पारगम्य हो जाती है, ये कथन गलत हो गया ना दोस्तों, सही नहीं है पूछ रहा था, ये उत्तर हो गया। ये लघु तरंगे हैं, ये वायुमंडल को पार करके आ गई, लेकिन जब ये वापस जाएंगी तो ये दीर्घ तरंगे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से पारगम्य, सब लौटती हैं तरंगे, लेकिन बहुत सी तरंगे ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, तो पारगम्य नहीं है, बल्कि अर्ध पारगम्य और अर्ध अपारगम्य है। तो ये प्रश्न जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल के जंतु प्रजाति जैव विविधता में काफी धनी है, ये भी आपका सही है। निम्न में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रविधि नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से एब्जॉर्ब करना, वायुमंडल से खत्म करने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता। तो बायोचार। बायोचार जो है, बायोचार आपके लिए क्या होता है, तो बायोचार का तात्पर्य है लकड़ी, गोबर आदि से प्राप्त कोयले या कार्बन को जमीन में गाड़ देना, वही कार्बन कैप्चरिंग प्रोसेस का ये एक तरीका है, ये बायोचार। समुद्री लौह निषेचन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की निषेचन की प्रविधि है। और वन क्षेत्रों में वृद्धि, ये भी है। जबकि अंतरिक्ष परावर्तक कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन का तरीका नहीं है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सन 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब पारित की गई थी, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 2008। चलिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 2010। यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सन 2010 में प्रारंभ किया गया था। और क्या उद्देश्य था इस मिशन का, तो इस मिशन का उद्देश्य था 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर के 1,00,000 मेगावाट कर दिया गया है। तो प्रारंभ में कितना था, 20,000 मेगावाट, और कब, सन
10 में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है। 8 मिशन आपको लिखाए गए थे, उनमें से 4 यहां दिए हुए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। इसमें से ऊपर के ये तीनों जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रित हैं, जबकि राष्ट्रीय जल मिशन पेय जल को भारतीय नागरिकों तक उपलब्ध कराने के लक्ष्यों पर केंद्रित है। चलिए अगला देखते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही हुआ था। पहली बार विश्व के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 नाम का दस्तावेज पारित किया गया था और एजेंडा 21 क्या है, सतत विकास के लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास के लक्ष्यों पर केंद्रित था यह दस्तावेज। केंद्रित दस्तावेज। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और ये लागू कब हुआ, तो ये हुआ 16 फरवरी सन 2005 को लागू। और किससे संबंधित था ये था कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित। कार्बन ट्रेडिंग हमने अच्छे से इस बारे में चर्चा करी थी, तो ध्यान रखिएगा सन 2005 दिया होता तब भी ये सुमेलित हो जाता और 1997 दिया है तब भी ये सुमेलित हो जाएगा। जबकि कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, ओजोन परत के क्षरण से। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। दोस्तों डरबन तो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये डरबन में नहीं बल्कि एक मैक्सिको में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैक्सिको का एक स्थान पड़ता है कानकुन और वहां पर जो समझौता हुआ था उसे कानकुन समझौता कहते हैं और इसी कानकुन समझौते के तहत हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। अन्य सभी कथन सही हैं, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से किस कन्वेंशन की उत्पत्ति पृथ्वी सम्मेलन के दौरान नहीं हुई थी। रियो डे जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, इन सभी का संबंध पृथ्वी सम्मेलन से है। किंतु रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि को रोकने के लिए किया जाने वाला कन्वेंशन था जिसका संबंध पृथ्वी शिखर सम्मेलन से नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ये उन्हीं 8 मिशनों में से एक मिशन है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा और बचत मिशन, ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। हिमालय परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सभी सुमेलित है ना दोस्तों। देखिए सभी सुमेलित हैं, या तो इस तरीके से लिख दिया जाता तो भी ये सही हो जाता, और कौन सुमेलित नहीं है तो हमारा प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि ये कोई भी सुमेलित नहीं है, ये सभी सुमेलित हैं, पर पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने का खतरा अधिक है, सत्य वचन। तापमान में वृद्धि से समुद्री अम्लीकरण में वृद्धि होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय नेचर का है, हमने चर्चा करी थी, और जब ये अम्लीय पानी में घुलेगा तापमान में वृद्धि होगी तो CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी समुद्र में घुलेगी, समुद्र में घुलेगी तो अम्लीकरण में वृद्धि होगी।
भारत की प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दर वैश्विक औसत से अधिक है, यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं, यह पेयजल से संबंधित है। चलिए अगला है, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गैसों की उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के द्वारा हरित गैसों के उत्सर्जन का जो प्रतिशत है आपका वह सर्वाधिक रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्ग का संबंध किससे है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को यह टैग दिया जाता है, यानी पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो उन उत्पादों को इको मार्ग दिया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वातानुकूलन, ये एसी फ्रिज ये सब अगर बंद कर दिए जाएं तो जो है पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इन्हीं की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कागज के थैलों का प्रयोग यानी प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, गवर्नमेंट चिल्ला रही है। गरीबी कम करना, देखिए गरीबी कम करना का प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। पर्यावरण के लिए खतरा गरीबों से ज्यादा तो अमीर हैं। एक सिंगल बिस्कुट खाते हैं और वो 100 रुपए का एक पैकेट आता है जिसमें से 10 बिस्किट निकलते हैं और 10 के 10 बिस्किट एक अलग अलग पन्नी में है और गवर्नमेंट कह रही है पन्नी बंद करो, पन्नी बंद करो। तो पर्यावरण को सुरक्षा अमीरों से ज्यादा है। तो गरीबी कम करना प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व के द्वारा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज। आसान सा प्रश्न है बहुत। सड़कें हमारी कृत्रिम पूंजी हुई, जबकि वन, जल और खनिज कैसी हैं? प्राकृतिक पूंजी हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये सभी पर्यावरण की परिभाषा में आते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं, ये भी हो गया। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, आपस में ये सभी जो क्रियाएं करते हैं ये पर्यावरण की डेफिनेशन में आते हैं, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए ये पर्यावरण की परिभाषा को ही तोड़ करके 3 पार्ट में आपके सामने इस प्रश्न में प्रस्तुत किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? मानसूनी बायोम, घास बायोम, टैगा बायोम या विषुवतीय रेखीय वन बायोम? तो सर्वाधिक उत्पादकता कहां पाई जाएगी? विषुवत रेखीय वन बायोम। सर्वाधिक वर्षा होती है वहां, और वहीं आपकी जो है सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला है, रामसन कन्वेंशन जिसका भारत एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? देखिए आर्द्र भूमियां, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य, ये सभी आपके में अलग से टॉपिक दिए हुए हैं। बहुत डिटेल से बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे हम। अभी तो मैं आपके सामने हर टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन ला रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक खत्म नहीं है, पुनः लौटेंगे इन टॉपिक्स पर और नए प्रश्नों के साथ। तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ भी लंबा सफर है, कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमियां। चलिए अगला है, किसी एक आहार फसल पर डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है मूषक, सर्प, बाज। यानी कि आप कह सकते हैं आहार फसल कि आहार फसल को मूषक ने खाया, यानी कि वनस्पति को किसने खाया? मूषक ने खाया। सपोज गेहूं के दाने खा लिए मूषक ने, इस मूषक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। तो इस श्रृंखला में डीडीटी की अधिकतम सांद्रता किसमें संचित होगी? देखिए ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में कम होती है, 10% लिंडमान का नियम है ना, लेकिन जो डीडीटी होता है ना उसका संचय होता है। क्यों? क्योंकि डीडीटी समाप्त नहीं होती, इसीलिए डीडीटी का छिड़काव नहीं करना चाहिए फसलों पर। अगर सपोज कीजिए कि आपने गेहूं पर एक गेहूं के दाने पर 1 डीडीटी है, तो क्या एक चूहा एक ही गेहूं का दाना खाएगा? नहीं। मान लीजिए उसने 10 गेहूं के दाने खाए तो चूहे में 10 डीडीटी आ गई,
और सांप ने यदि 10 चूहे खाए तो उसमें 100 DDT आ गई। ये समझने के लिए एक आंकड़ा रख रहा हूं मैं आपके सामने। और यदि एक बाज ने 10 सांप खा लिए तो उसमें 1000 DDT आ गई, 1000 पॉइंट DDT आ गई। यानी सबसे ज्यादा DDT किसमें होगी? बाज में होगी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? देखिए सबसे ज्यादा हमने देखी थी विषुवत-रेखीय वनों में, और यदि सबसे कम पूछ ले आपसे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्न, जिसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।